आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अकाउंट करंट। उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी एवरेज ड्यू डेट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अकाउंट करंट होता क्या है? देखिए, एवरेज ड्यू डेट में हमने पढ़ा था एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज। ए और बी हैं, ए बी से परचेज भी करता है एज वेल एज बी को सेल भी करता है, अगर आपको याद हो। तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, या मैं कहूँ रनिंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टीज, एक ही बात है। तो ये जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस या रनिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन द पार्टीज, जब हम इसको लेजर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अलाउड एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड। ये क्या है सर? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अलाउड एंड इंटरेस्ट चार्ज। देखो, नॉर्मल लेजर फॉर्म तो होती है जिसमें सिर्फ, जैसे मिस्टर ए हैं, अगर मैं उनसे परचेजेस कर रहा हूँ क्रेडिट पे, तो मिस्टर ए को मैं अपनी बुक्स में क्रेडिटर दिखाऊंगा, उन्हें क्रेडिट कर दूंगा, यस और नो। और अगर मैं मिस्टर ए को सेल कर रहा हूँ तो मैं उन्हें अपनी बुक्स में डेटर दिखाऊंगा और क्या करता रहूँगा? डेबिट करता रहूँगा, यस और नो। वो तो होता है नॉर्मल लेजर फॉर्म जो होती है। लेकिन उसी में अगर हम एवरेज ड्यू डेट से जो एक कॉमन डेट निकालते हैं, उसके बेसिस पर कुछ इंटरेस्ट हम निकालते थे, अगर आपको याद हो कि इंटरेस्ट इतना लेना पड़ेगा या इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा, तो उस वही चीज़ अगर हम लेजर फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाता है? अकाउंट करंट। अगर आप बात करें तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दो चीज़ों को मर्ज करके बने हैं। एक लेजर फॉर्मेट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। इन दोनों को अगर आप ऐड ऑन कर दें तो एक तरह से आपका अकाउंट करंट तैयार हो जाता है। अब है क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट करंट, तो it is a statement showing running transaction between parties in ledger form including interest allowed and interest charge. Statement showing, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट करंट। बनाना तो सीख लिया, बट अगर वही नहीं पता होता क्या है तो फिर क्या लिखोगे? चलो, अब मेथड्स क्या होते हैं अकाउंट करंट को बनाने के, ध्यान से देखिए। मेथड्स of preparing account current। चलिए अब देखते हैं इसे। देखिए, ब्रॉडली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, second by means of products, and third we have by means of products of balances। तीनों मेथड एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है, मैं क्वेश्चन ले लूँगा, उसका सॉल्यूशन से ही हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मतलब अब देखोगे सिर्फ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू पुट द फिगर्स फॉर्मेट में, और कुछ नहीं, बाकी कैलकुलेशन हमें सारी आती होगी। तो प्लीज़ एक बार सारा का सारा यहाँ तक जो है, एक बार सारा का सारा आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया है, उससे हम इसे समझते हैं। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोला ना, बहुत सिंपल। जितना बता रहा हूँ बस आप उतना ध्यान से सुनते जाइए, अपने आप आपकी सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। दिस इज आवर मेथड 1। एक क्वेश्चन से ही मैं आपको सब बातें समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। प्रिपेयर अकाउंट करंट ऑफ नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। देखिए, इसके अंदर एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आप बुक्स ऑफ ए में बना रहे हैं, ठीक है, और ए की म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं विद बी। ए गुड्स सोल्ड टू बी, ए goods purchased
फ्रॉम बी, मतलब बी के साथ उसकी म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ए अपनी बुक्स में बनाएगा अकाउंट करंट विद बी, अकाउंट करंट विद बी। सेम वे बी जो है अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स ऑफ बी, बी जो है अपनी बुक्स में क्या बनाएगा अकाउंट करंट विद ए, या आप इसे और अच्छा लिखना चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करंट विद ए, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करंट विद बी। समझ में आया? चलिए तो समझते हैं इसे। अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विद श्याम। तो बुक्स ऑफ किसकी हैं? नाथ ब्रदर्स की। यस और नो? बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। तो बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स में क्या बनेगा बताओ? अकाउंट करंट विद श्याम। हाँ या ना? पक्का। देर आफ्टर वी हैव अ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स। देखिए 2015 सितंबर 16 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, 1 अक्टूबर गुड्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, अक्टूबर 21 पेड टू श्याम गुड्स परचेज, गुड परचेज पेड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम। कुछ के केस में ड्यू डेट भी आपको गिवन है और जिसके केस में आपको ड्यू डेट गिवन नहीं है, जैसे यहाँ कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो वही जो डेट आपको गिवन है वही अपने आप में क्या बन जाएगी? ड्यू डेट बन जाएगी। जिसकी स्पेसिफिक डेट गिवन है अच्छी बात है, अदरवाइज यही अपने आप में ड्यू डेट बन जाएगी। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 1 Feb। जो अकाउंट बनाना है वो 1 फरवरी को बनाना है, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना है 6% पर annum से, और अगर ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो इसका बड़ा ध्यान रखें, 1 year इज इक्वल्स टू 365, मतलब नॉर्मल 30-31 डेज जो होते हैं वो लेने हैं। अब देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट बनेगा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, यस और नो? पक्का। आप देखिए मैंने आपको क्या बोलता, अकाउंट करंट विद श्याम या श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, एक ही बात है। इंटरेस्ट 1 फरवरी तक एट 6% पर annum, ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने लिख लिया। अब देखिए कॉलम कौन कौन से बनाने, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। 6 कॉलम इस साइड और 6 कॉलम इस साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। 6 कॉलम लेफ्ट साइड में और 6 कॉलम हमारे बनेंगे कहाँ पर? राइट साइड में। समझ में? ड्यू डेट ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में है तो ही बनाना है, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज 5 तो हमारे बनने ही बनने। यहाँ तक मेरी सारी बातें आपको कन्वे हो रही हैं? चलिए फटाफट आप एक काम करिए, फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग फास्ट। मुझे थोड़ा सा इसे ऐसे इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि प्रैक्टिकली 6 कॉलम इस शीट पे बनाना जिस पे मैं लिख रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने रखा हुआ है और बहुत सिंपल भी है। चलिए गुड्स सोल्ड टू श्याम, कितने के? 2000 के। श्याम को हमने 2000 रुपये के गुड्स बेचे, तो क्या एंट्री होगी बताओ? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्याम अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एक तरह से ये श्याम अकाउंट ही है, आप ये समझो। तो गुड्स अगर हमने श्याम को बेचे, श्याम टू सेल्स, श्याम क्या होगा? डेटर डेबिट। तो आप देखो सितंबर 16 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ड्यू डेट इसकी गिवन थी बेटा हमें क्या? 1 अक्टूबर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 अक्टूबर, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट? सर अमाउंट इज 200, चलो 200 रुपये अमाउंट भी लिख दिया। नाउ व्हाट इज दिस डेज एंड इंटरेस्ट? आपकी ट्रांजैक्शन कब हुई है? सितंबर 16। अकाउंट करंट बंद कब तक का रहा है? 1 फरवरी तक का, यस और नो? बट आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं देखनी, आपको देखना है ड्यू डेट से। कब से देखना है? ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या है? 1 अक्टूबर। सो 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल तक कितने डेज हैं वो आपको देखने, ठीक है, जिसमें ड्यू डेट लिखा हुआ है ना, ड्यू डेट। ड्यू डेट इज नॉट इंक्लूडेड, उसे आपको इग्नोर करना है। तो अगर आप देखें
तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी के 31 डेज और फेब का 1 इंटरेस्ट डेट इंक्लूड करनी है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, आप देखिए 1 2 3 4 123 दिन, 123 डेज। ड्यू डेट इज नॉट इंक्लूडेड, डेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। ये बात ध्यान रखना आप इसमें। 123 दिन हो गए। अब देखो अमाउंट कितना था बेटा, 200 रुपये। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। 123 दिन का आप इंटरेस्ट निकालिए, कितना आ रहा है, क्या निकल गया, 4.04। ये देखिए, दैट्स इट। ऐसी होंगी सारी ट्रांजैक्शंस। और देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेज। एक पूरी स्टेटमेंट हमने तैयार की, 16 सितंबर, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल 130। तो हर ट्रांजैक्शन का हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेटमेंट हमारी तैयार हो जाएगी। आप ये स्टेटमेंट भी तैयार कर लीजिए। समझ में आया? चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखें। अक्टूबर एक कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, क्या एंट्री होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है, हाँ या ना, पक्का। तो श्याम को क्रेडिट किया किस नाम से, बाय कैश, 1 अक्टूबर। देख रहे हैं आपको। अब इसमें कोई ड्यू डेट नहीं है कोई ड्यू डेट नहीं है, तो 1 अक्टूबर की क्या बन जाएगी, ड्यू डेट। कितना अमाउंट है, 90 रुपीज़ रिसीव हुए ना, क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 90 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो देखिए 90। अब 1 अक्टूबर से 123 दिन ही होते हैं, वो हमने यहाँ पर भी निकाला था, बाकी बार हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले भी निकाल लिया था। बाकी इसमें निकाल के दिखा रखा है इन्होंने, 123 ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो 123 डेज। अब 90 रुपीज़ पे 123 दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1.82। समझ में आया? आप निकाल के चेक कर लीजिए बेशक। फिर 21 अक्टूबर को गुड्स परचेज किया हमने श्याम से, कितने रुपए के, 500 रुपए के, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेज टू श्याम, श्याम क्रेडिट होगा, ड्यू है 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 21 अक्टूबर श्याम को क्रेडिट किया बाय परचेज, 1 दिसंबर इज ड्यू डेट, अमाउंट इज 500। अब 1 दिसंबर से 1 फेब, तो दिसंबर के 1 तो लेना नहीं है, ड्यू डेट इज इग्नोर, तो 30 दिन दिसंबर के, जनवरी के 31 और फेब का 1। देखिए जरा, दिसंबर के 30, जन का 31 और इसका 1, कितना हो गया हमारे पास टोटल, 62। तो ये आ गया 62। अब इंटरेस्ट आप निकालेंगे, उस पर 5.1 आएगा। समझ में आ गया? शो सारे ट्रांजेक्शन्स हमें इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पेड टू श्याम, तो क्या एंट्री होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए टू कैश, बाकी सारा वैसे ही होगा जैसे आपको सिखाया है। सेम वे पेड टू श्याम 330, एक और पे किया, टू कैश हो जाएगा, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं हम उसी तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे। ये फटाफट एक बार आप सारा रिकॉर्ड करिए, फास्ट सब कुछ कर लीजिए एक बार फटाफट, ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं। फिर मैं आपको इसकी क्लोजिंग सिखाता हूँ। कुछ भी अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आए। कर लिया सब कुछ। चलिए अब देखिए, आपने ये सारे इंटरेस्ट होपफुली निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले इंटरेस्ट सेक्शन है उसे क्लोज करना है। जो भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आया दैट इज योर 4.97, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर पे यही आ रहा होगा 4.97। इस सबसे पहले आपको फर्स्टली यू हैव टू क्लोज इंटरेस्ट कॉलम। फर्स्टली क्लोज इंटरेस्ट कॉलम। समझ में आया? शो आपने इंटरेस्ट कॉलम क्लोज किया। अब ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस आया, इसको वो आप जो भी इंटरेस्ट बैलेंस निकला श्याम के अकाउंट पे ऐड कर देंगे, ठीक है।
पहले आपने क्या किया, फर्स्टली क्लोज द इंटरेस्ट कॉलम, उसके बाद जो इंटरेस्ट निकला वो हमने श्याम के अकाउंट में ऐड कर दिया। देखिए जो भी हम सेल कर रहे थे उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा था, इसका मतलब ये सब हमने श्याम से लेना था, और जो भी हमने उससे परचेजेस करी मतलब ये इंटरेस्ट हमने देना था। एंड में इस साइड का टोटल, डेबिट साइड वाला, डेबिट नहीं कहूँगा स्टेटमेंट है बट ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट होती है इसलिए कह रहा हूँ, तो इस साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का कम, मतलब ये कौन सा है, लेने वाला इंटरेस्ट, और ये कौन सा है, देने वाला। भाई यहाँ हमने उसे सेल करी है, बाद में पेमेंट देगा तो इंटरेस्ट के साथ लेंगे, यहाँ हमने परचेज करी है तो हमें उसे इंटरेस्ट देने होगा। अब लेने वाला इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है देने वाले से, हाँ या ना, तो लेने वाला कितना है 4.97, हमने श्याम का उतना बैलेंस बढ़ा दिया। फर्स्टली क्लोज द इंटरेस्ट कॉलम, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इन अमाउंट सेक्शन, जो भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको आप क्या करेंगे, अमाउंट सेक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ गया 4.97। इसके बाद तीसरा आप जो है फिर वो बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस ऑफ अमाउंट सेक्शन जो है वो उसके बाद निकलेगा जब आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे। तो स्टेप 1 इज वी हैव टू क्लोज द इंटरेस्ट सेक्शन, जो भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको हमें अमाउंट में ट्रांसफर करना है, और सिंपल सी जिस साइड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है उसकी अपोजिट साइड ले जाके उसे लिख दो, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने निकाला बैलेंस CD कितना 194.97। तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई, समझ में आया, श्योर। इसे फटाफट एक बार आप पूरे क्वेश्चन को हाथ से कर लीजिए फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया था वही क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से करवा रहा हूँ, और यही आपका सबसे ज़्यादा रेलिवेंट मेथड है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे आसान फ्री के नंबर वाला मेथड है, बड़े ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसके अंदर टेक्निकल। वही आप क्वेश्चन सेम जो आपने अभी किया था, फॉर्मेट भी आप देखेंगे एकदम सेम है मोर और लेस। देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, ठीक है। जस्ट वहाँ पर आपने इंटरेस्ट लिया था, यहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं लेना, उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या रखा है, प्रोडक्ट। जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसमें हमारा एक सेक्शन था इंटरेस्ट का, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस किससे कर दिया है हमने उसे यहाँ पर प्रोडक्ट से। हमें इंटरेस्ट की जगह क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, समझ में आया। और आप देखेंगे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसी तरीके से रिकॉर्ड होंगी, सारे नंबर ऑफ डेज भी उसी तरीके से निकलेंगे जो आपको सिखाया गया था, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका, दिस इज ऑफ अमाउंट एंड डेज, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब देखिए 200 इंटू 123 कितना होता है, 200 इंटू 123 24,600, फिर 330 इंटू 922, सारे के सारे हमने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिखे, एब्सोल्युटली सेम, कुछ भी डिफरेंस उसके अंदर नहीं है, ठीक है। वहाँ आपने क्या निकाला था, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ आपको निकालना है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कितना आ गया 30,250 रुपये। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, और क्लियर है तो पहले आप इसे यहाँ तक पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए। सेम फॉर्मेट जो आपने इंटरेस्ट टेबल में किया था, सेम एब्सोल्युटली, जस्ट रिप्लेस इंटरेस्ट विद द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, फटाफट फास्ट। अब देखिए इसमें मेथड में क्या है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आपने होपफुली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा होगा पार्टनरशिप के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट वो आपका टॉपिक हो रखा है। 30,250 रुपये यहाँ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है, 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और क्योंकि हम डेज पे ले रहे हैं तो यहाँ पे कर देंगे 1/365, क्योंकि कैलकुलेशन डेज के अंदर है। ये 1/365 बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए वहाँ पर भी क्या होता था, जैसे आपने 123 वाले पे इंटरेस्ट निकाला तो 123/365 करते थे, 92 वाले पे निकाला तो 92/365 करते थे, ये सुनो। तो अभी आपने यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई तो कर दिया है और एंड में सीधे क्या किया, 1/365 कर दिया। समझ में आया? तो आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, जो भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया, जो भी हमारा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है उसको आप जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इंटू करेंगे, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1/365, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है देखें जरा, 30,250 का 6% डिवाइडेड बाय 365, 4.97। आप देखिए वही इंटरेस्ट आ रहा है,
यस और नो? श्योर। तो 4.97 आपने इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करना है, उसमें आपका बैलेंसिंग फिगर सीधे बच रहा था। या आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब सेम वे आप देखिए, इंटरेस्ट हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है उसके अपोजिट साइड, तो आपका ये आ गया यहाँ पर बैलेंस ईडी 194.97। आप उससे करें या इससे करें, आंसर आपका जो है वो दोनों ही केसेस के अंदर सेम आने वाला है। आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज़ है कि इंटरेस्ट इसमें आपको एक ही बार एंड में कैलकुलेट करके ऐड ऑन करना है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए 101% सारी चीज़ें सेम है। और अगर आपने वो वाला मेथड का क्वेश्चन अपने आप से हाथ से किया था तो इसमें तो आपको 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन, सब कुछ चीज़ें सेम, कोई डिफरेंस नहीं। और मैं आपको बता दूं, फ्री के नंबर हैं। अगर इसका क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे इसी मेथड से, यही वाला क्वेश्चन, तो लगभग 6 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एंड आपके फ्री के नंबर हैं ये, इसके अंदर कुछ नहीं करना, कोई टेक्निकल ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगना। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। और आप देखेंगे बुक के अंदर आपकी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ डेज निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक फॉरवर्ड मेथड, एक इपोक मेथड। आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इसमें मैंने एक तरीका बताया है फॉरवर्ड मेथड होता है, सिर्फ मोर देन सफिशिएंट है और यही फॉलो करना है। दूसरा मेथड आपको फॉलो नहीं करना, देखना भी नहीं है उसकी तरफ। समझ में आई बात? श्योर। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट। ये क्या होता है रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, उससे मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। 99% चीजें सेम हैं जो आपने मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड के अंदर सीखी थी। आइए क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। Following transaction took place between X and Y during the month of April 2016. Okay. 1 अप्रैल को अमाउंट पेबल बाय X to Y कितना? 10,000 रुपये। फिर ट्रांजेक्शन्स गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट द अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड रेंडर्ड बाय X to Y ऑन 30 अप्रैल टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट ऑफ 10% पर एनम। तो X देगा Y को, तो Y इन अकाउंट करंट विद X होगा। यस और नो? इंटरेस्ट 30 अप्रैल 10% पर एनम के हिसाब से। आइए एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट पेबल बाय Y टू X, बाय X टू Y। X ने Y को देना है, ये बुक्स ऑफ X है। तो X ने अगर Y को देना है तो X के लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस PD 10,000 रुपये। ड्यू डेट है 30 अप्रैल, तो कितने डेज होते हैं? 30 दिन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे सर आपने तो बोला था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट जो होती है वो उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट जो होती है उसे एक्सक्लूड करना होता है। मैंने ऐसे बताया था आपको। और इसमें अगर डेट नहीं लिखी हुई तो आप उसे 1 अप्रैल ही लिखें, ठीक है? ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आपने यहाँ 30 दिन के लिए, उस हिसाब से तो यहाँ 29 डेज लेने चाहिए। देखो बेटा, ये जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांजैक्शन उस दिन हुई है। ऑब्वियसली ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, समवॉट उससे पहले हुई होगी, या तो फेब में हुई होगी या मार्च में हुई होगी, या हो सकता है उससे भी पहले जनवरी में हुई होगी। हाँ या ना? दिस इज नॉट अ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कभी पहले हो चुकी है और जब हुई होगी उस समय डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया होगा। समझ में आई बात? इसीलिए ओपनिंग बैलेंस के केस में वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दैट इज नॉट अ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो ऑलरेडी हो चुकी है और जब मंथ में हुई होगी उस मंथ में वो हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया होगा। समझ में आ रही है बात? पक्का आ रही है? थोड़ी सी दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना? चलो गुड, अच्छी सी बात है। ध्यान से सुनोगे तो कैसे दिक्कत होगी आपको। तो दिस इज नॉट अ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स वाई हमने पूरे 30 डेज लिए हैं, 1 अप्रैल को इग्नोर नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे यहाँ पर गलती कराते हैं ओपनिंग बैलेंस में और इस वजह से उनके सारे मार्क्स उठ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद टीचर 50% मार्क्स अलॉट करते हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा 7 अप्रैल को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ X टू Y। एक्सेप्टेंस ऑफ X गई Y को 2 महीने के लिए। तो X के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? X के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो बिल्स पेबल, तो X अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा? बिल्स पेबल टू, सॉरी Y टू बिल्स पेबल, यही एंट्री डालेगा। हाँ या ना? भाई X के लिए अगर BP है
तो एक्स एंट्री क्या डालेगा अपनी बुक्स में, वाई ख़त्म हो गया और क्या आ गया उसकी जगह, 2 बिल्स पेबल आया ना। तो 2 बिल्स पेबल 7 अप्रैल, ड्यू डेट कब है बेटा उसकी, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 7 अप्रैल से अगर आप देखें 7 मई 7 जून और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दीजिए, जून 10। समझ में आया आपको, पक्का श्योर। अब देखिए इसके अंदर जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 30 अप्रैल, और ड्यू डेट जो है वो उसके बाद आ रही है। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट 30 अप्रैल है जब तक हमें अकाउंट करंट बनाना है जब तक की, और ड्यू डेट उसके बाद है। तो रेट इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में तभी आता है व्हेन ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर date of date on which statement is prepared। अगर उसके बाद आ रहा है तभी ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर के अंदर आता है, on which statement is prepared। अब इसको कैसे डील इन करना है, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना। देखो अगर सपोज ये 20 अप्रैल होता तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख देते ना, हाँ या ना। जून 10 को ड्यू डेट है, मतलब आपके 30 अप्रैल के बाद है, तो कुछ नहीं करना, हमें उसे अपोजिट साइड लिख देना। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, उसके बाद 5000 लिख रहा है अमाउंट। अब डेज कैसे निकालने, रिवर्स में चलिए। जून 10 इज था ड्यू डेट, तो जो ड्यू डेट होती है उसे इग्नोर करना है, तो जून के 9 डेज, मई के 31 डेज और अप्रैल का डेट ट्रांजैक्शन 30 अप्रैल को लेंगे हम 1, तो कितना हो गया हमारा टोटल 41 डेज। तो यहाँ पर 5000 को हम 41 से इंटू करके लिख दिया हमने 2,05,000, लेकिन ये लिखना कब है, लास्ट को। आप पोस्टिंग साथ साथ कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है, आइडिया लेके, बीच में अगर स्पेस जगह रह भी गई तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 7 अप्रैल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेज और प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ड्यू डेट है वो ट्रांजैक्शन डेट के बाद आ रही, तो उसमें हमें क्या करना है, अपोजिट साइड लिख दिया बाय रेड इंक प्रोडक्ट करके। समझ में आई बात। और यही हमारा रेड इंक का कॉन्सेप्ट होता है जब ड्यू डेट फॉल करती है आफ्टर द डेट ऑन विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ऑल्टरनेटिवली एक तरीका और भी होता है किसी बुक में अगर आपको मिले तो, डेज को हम नेगेटिव में लिख देते हैं, प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में आ जाता है, बट उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बेटर है आप इसे फॉलो करें। समझ में आई बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिल रिसीवेबल ऑन 7 फरवरी इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, दैट इज 10 अप्रैल। BR था हमारे पास तो कैश मिला होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, 10 अप्रैल। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो कब की है, 7 फरवरी 2016 की। तो दिस ट्रांजैक्शन इंडिकेट्स दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय X फ्रॉम Y, ये लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड बाय X फ्रॉम, बट हमें कोई अमाउंट गिवन नहीं है, इसलिए कि हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है X सोल्ड गुड्स टू Y, इनवॉइस डेटेड 10 मई 15,000 रुपये, ठीक है। तो X ने Y को सेल्स करे हैं, Y टू सेल्स हो गई एंट्री, अप्रैल 10 टू सेल्स, मई 10 15,000 रुपये, 30 अप्रैल के बाद आ रहा है, तो 10 तारीख को छोड़ दीजिए, 9 और 1 10 दिन कॉन्ट्रा एंट्री हुई होगी, अप्रैल 30 बाय रेडिंग, मई 10, ठीक है, दिख रहा है 15,000 इंटू 10 1,50,000 रुपये, एकदम वैसे ही, ठीक है। देयर आफ्टर वी हैव X रिसीव चेक फ्रॉम Y 15 मई, कितने का, 7,500 रुपये का मिला हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या एंट्री होगी, बैलेंस कम हो गया, बाय बैंक अकाउंट, चेक रिसीव डेटेड 15 मई 7,500 रुपये, ठीक है। अब इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री अपोजिट साइड आप देखिए, 15 मई के 15 दिन लेंगे, मई के 14 डेज लेंगे और अप्रैल का 1 दिन, तो इंटू 15 करके आप देखिए 1,12,500। देर आफ्टर Y ने गुड्स सोल्ड किए X को, ठीक है, तो X ने परचेज किए, तो परचेज टू Y डालेगा एंट्री है, तो Y क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज के नाम से मई 15 6,000, मई 15 की ड्यू डेट है, काउंटर एंट्री अपोजिट साइड रेंटिंग प्रोडक्ट हमारा निकलेगा 15 90,000। समझ में आया यहाँ तक, श्योर।
देयर आफ्टर एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, एक्स ने रिटर्न किए, ठीक है, परचेज रिटर्न है तो वाई टू परचेज रिटर्न एंट्री डाली होगी, वाई डेबिट हुआ, अप्रैल 30 परचेज रिटर्न, डेट क्या थी इसकी आप देखो, ऑन 15 अप्रैल 2016, अरे कहाँ गया यार, सॉरी 20 अप्रैल को क्या बोलते हैं गुड्स रिटर्न किए, जो 15 अप्रैल को सोल्ड किए थे, 15 अप्रैल कहाँ गई भाई, ये वाली जिसकी इनवॉइस डेट क्या थी 15 मई, तो यहाँ पर भी वो 15 में आ जाएगा, यस और नो, अमाउंट कितना है 1000, अब इसकी कॉन्ट्रा यहाँ डलेगी अप्रैल 30 को, यस और नो, दिख रहा है आपको पक्का, ये लिखा नहीं इसमें 15 डेज है, वह यहाँ 15,000 आ गया, हाँ है ना पक्का, श्योर। चलिए आगे बात करते हैं, बिल एक्सेप्टेड वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, जो बिल एक्सेप्ट किया था वाई ने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई हमारे लिए दोबारा से डेटर बन जाएगा, वाई डेबिट हो जाएगा, ठीक है, तो 2BR सेम डेट रहेगी, कुछ नहीं गिवन, तो 5,000 का अमाउंट, 10 दिन 50,000, आप देखिए सब कुछ हमारा निकल चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, अपना बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट वगैरह करके हमें इंटरेस्ट वगैरह निकालना है। आइए बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आपने निकाला, इधर आ रहा है 4,17,500, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट, फास्ट की यही आ रहा है ना, 3 लाख प्लस 2,05,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 माइनस 50,000 माइनस 112,500 माइनस 90,000, जी हाँ 417,500 ही आ रहा है, ठीक है, तो उस पर हम इंटरेस्ट अपोजिट साइड निकालेंगे, सेम वे 417 10/100 1/365 कितना आ गया 114.38, चेक कर लो जिसे भी आप, डिवाइड बाय 365, यही अमाउंट आ रहा है, और जिस साइड इंटरेस्ट आता है उसे अपोजिट साइड लिख दें, यस और नो, सॉरी जिस साइड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है उसके अपोजिट साइड हमने इंटरेस्ट निकाला, सॉरी, और अब हम अमाउंट का अपना बैलेंस निकाल देंगे सीधा सीधा, तो आप चेक करिए कि बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 2385.62, वो इंटरेस्ट का अपोजिट तो फर्स्ट मेथड में लिखते हैं, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला, उसके अपोजिट साइड ही सीधे इंटरेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया पक्का, किसी तरह का कोई इसके अंदर डाउट तो नहीं है। रेड इंक में कुछ नहीं है, सिर्फ ड्यू डेट के बाद फॉल करता है, तो उसके हम 30 अप्रैल को एक रेट कॉन्ट्रा एंट्री करके अपोजिट साइड इंटरेस्ट उसका रिकॉर्ड करते रहते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए, तो कोई हुआ बनाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, पक्का सब कुछ देख लो अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक बार आप हाथ से सॉल्व करिए फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अभी आपने मेरे साथ रेडिंग का इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट या मैं कहूँ नेगेटिव इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी थर्ड मेथड की। मेथड थर्ड, एक काम आप और कर लीजिए, जहाँ आपने रेडिंग पढ़ा है वहाँ पर उसे आप बेसिकली नेगेटिव इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, वो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में वर्ड आ जाए घबराना। मेथड 3 क्या है, बाय पीरियोडिक बैलेंस मेथड, या आप कहें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑफ बैलेंसेस, एक ही बात है। ये मेथड जो है वो बेसिकली बैंक्स यूज करते हैं। कौन? बैंक्स। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा। 2 जनवरी 2016 को विनोद ने करंट अकाउंट ओपन किया इलाहाबाद बैंक से एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹30,000 और उसमें 30,000 रुपये जो है विनोद ने जमा करवाए। फिर आपको ट्रांजैक्शन गिवन है 15 जनवरी को इतने जमा कराए, 12 मार्च को, 10 मई को, और विड्रॉल्स की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए इसमें पहली चीज हमें डेट टू डेट चलना है, मतलब चाहे इसने इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे दिए डिपॉजिट और विड्रॉल्स की, तो पहले 2 जनवरी, फिर 15 जनवरी, फिर
अगला डिपॉजिट 12 मार्च को, लेकिन उससे पहले विड्रॉल है 15 फरवरी को, तो वो देखेंगे। तो हमें डेट टू डेट चलना है, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड, हमें ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बैलेंस निकालना है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये डिपॉजिट्स की डिटेल्स है, ये विड्रॉल्स की डिटेल है। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, मैंने आपको बोला था बैंक्स मेंटेन करते हैं। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। ओके, डेबिट बैलेंस पे 5% और 2% क्रेडिट बैलेंस पे। क्या मतलब है, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून 2016, कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होने वाला है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस, डेज, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, ये कॉलम्स इसके अंदर हमें बनाने। क्यों, क्या, कैसे, बस अब 2 मिनट और रुक जाओ, सब क्लियर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखो तो हमने अकाउंट ओपन किया कितने का, 30,000 रुपये। जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन वी डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक, द बैंक क्रेडिट इट और डेबिट इट। बैंक उसे क्रेडिट करता है, क्यों, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। तो हमने पैसे जमा करवाए, यस और नो, 2016 2 जनवरी, कैश अकाउंट हमने 30,000 रुपये जो है जमा कराए। डेबिट में लिखूँ या क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि बैंक मेंटेन कर रहा है, हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। और पैसे जब हम जमा करवाते हैं तो बैंक उसे क्रेडिट करता है, ठीक है। तो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, वो आपको यहाँ लिखना है, क्रेडिट हुआ। कितना बैलेंस था, 30,000 रुपये। समझ में आया? बस अब आखिरी चीज़ है इसमें, देखो हमें बैलेंस कैसे निकालना होता है। आप देखो 2 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है, 15 जनवरी को, हाँ या ना। तो 2 जनवरी से 15 जनवरी कितने दिन होते हैं, 13 डेज होते हैं, हाँ या ना। तो आपको क्या करना है, डेज में लेना है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन डेट एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट के बीच में जो डिफरेंस है कितने डेज का है, 13 डेज का। वो आपने लिखा 30,000 इंटू 13, 3,90,000। अब क्योंकि क्रेडिट था तो इसे आप क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखेंगे, डेबिट होता तो डेबिट प्रोडक्ट में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? श्योर। चलिए अब आप देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन हमारा है 15 फरवरी को, हमने 26,000 रुपये विड्रॉ किए, तो बैंक उसे डेबिट करेगा। सॉरी 15 जनवरी का है, मेरे को लगा 15 फेब को। 15 जन को हमने 12,000 रुपये जमा किए, तो अगेन क्रेडिट होगा। 15 जन बाय कैश 12,000 रुपये क्रेडिट हो गए, ठीक है। अब 30 में से 12,000 और क्रेडिट हो गए, तो टोटल बैलेंस हमारा कितना हो गया बैंक में, 42,000। अब 15 जन के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फेब 15 की, तो कितने डेज होते हैं 15 जन से 15 फेब तक, बताओ? अरे बेशर्मो, 16 और 15 31 दिन होते हैं, यस और नो। तो देखो यहाँ पर 31 डेज ले रखे हैं। 42,000 इंटू 31 कितना हो गया, 13,02,000 रुपये। समझ में आ गया? श्योर। अब इसके बाद फेब 15 की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने विड्रॉ करे हैं कितने, 26,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। तो टू सेल्फ हमने अपने पैसे विड्रॉ करे। अब 26,000 रुपये हमने विड्रॉ करे, हमारा टोटल बैलेंस कितना था, 42,000 का, जिसमें से 26 विड्रॉ अगर आपने कर भी लिए तो भी आपके जो हैं 16,000 रुपये भी बचते हैं बैंक में, येस और नो। आपके बचते हैं ना, क्रेडिट है ना अभी भी आपका बैंक पे, येस और नो। अब 15 फेब के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीधे 12 मार्च को हो रही है, तो कितने डेज हैं वो टोटल, बीच में इन बिटवीन 25 डेज, ठीक है। आपने निकाल लिया क्रेडिट प्रोडक्ट कितना, 4 लाख। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ये समझ में आया कि 42 थे, 26 हमने निकाल लिए, डेबिट में लिखे हैं, लेकिन बैलेंस अभी भी हमारा क्रेडिट बचा हुआ है, 16,000 रुपये हमारे अभी भी बैंक में हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा कितना आ गया, 4 लाख। अब इसके बाद आप देखिए 12 मार्च की ट्रांजैक्शन है, जमा करवाए हमने 8,000 रुपये बाय कैश, 8,000 रुपये जमा करवाए, तो हमारा टोटल बैलेंस हो गया 24। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो दिखा रहा है 10 अप्रैल को, तो 12 मार्च से 10 अप्रैल तक वी हैव 29 डेज। अगेन ये हमारा क्रेडिट प्रोडक्ट जो है उससे क्रिएट हो गया। इसके बाद 10 अप्रैल को हमने विड्रॉ किए 30,000 रुपये, तो 10 अप्रैल टू सेल्फ 30,000 रुपये विड्रॉ किए, हमारा बैलेंस था 24,000। 30 विड्रॉ कर दिए तो हमारा 6,000 का ओवरड्राफ्ट हो गया। एंड ओवरड्राफ्ट बैंक क्या लिखता है, एज बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के लिए डेबिट है, बैंक के लिए एसेट है, बैंक को पैसा मिलना है। तो अब अगली ट्रांजैक्शन इसके बाद सीधे 10 मई को है, तो 30 डेज, और अब ये आ गया आपका डेबिट प्रोडक्ट।
समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि बैलेंस आपका अब डेबिट है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 मई को 16,000 रुपये हमने जमा करवाए। 16,000 रुपये हमने जमा कराए। 6,000 का डेबिट बैलेंस था, 16,000 जमा करा दिए, तो दोबारा से 10,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया बैंक में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 जून की है, 15 जून की है, तो हमारे पास टोटल 36 दिन हो जाते हैं। टोटल कितना हो गया? 3,60,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद जून 15 की अगर हम बात करें तो 14,000 रुपये विड्रॉ हुए। जून 15 टू सेल्फ 14,000 रुपये विड्रॉ हुए। अब 10,000 थे, 14,000 विड्रॉ हो गए। अगेन 4,000 का डेबिट बैलेंस बचा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कुछ और है या नहीं? कोई नहीं है। 30 जून तक का हमें अकाउंट करंट बनाना है, तो 30 जून को ही हम ले लेंगे अपना बेस। तो 15 जून से 30 जून कितना हो गया? 16। येस और नो? आप सोच रहे होंगे सर ये 16 दिन क्यों लिया, ये तो 15 डेज आना चाहिए था। यही सोच रहे हो ना बेशर्मो? अरे ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर आप देखो 2 जनवरी से 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी, तो अगर 2 जन से 15 जन की ट्रांजैक्शन हुई तो आपने क्या लिया? 2 तारीख को इंक्लूड किया, 3 तारीख को इंक्लूड किया, 4 तारीख को इंक्लूड किया, 5 तारीख को इंक्लूड किया, ऐसे करते करते आ पाए। लेकिन 15 को नहीं लिया, क्योंकि 15 को एक नई ट्रांजैक्शन हो गई। 15 को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 15 जन से फेब 15 के डेज में इंक्लूड हुई। आप देखेंगे अगर तो ये जो 15 जन से 15 फेब है, 15 जन इस वाले डेज में क्या? अरे जन 2 से जन 15 के बीच में जो आपने डेट्स ली, तो बोली एक तरह से जन 2 से जन 14। जन 15 जो है वो जन 15 से फेब 14 के बीच में गया। ऐसी फेब 15 से मार्च 12 लिया, तो फेब 15 से आपने मार्च 11 लिया, क्योंकि मार्च 12 जो है वो अगले उसमें गया। लेकिन यहां पर बेटा कोई 30 जून को अलग से ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हो रही है। इट्स अ 30 जून इज क्लोजिंग। तो यहां पर कोई 30 जून को ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है जो वो अगले उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर चला जाएगा। यहां पर 30 जून को क्लोजिंग है, इसलिए 30 जून को भी मुझे उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बातें जो वन डे वाली होती हैं बड़े ध्यान से सुनिए। ये बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग में भी बताई थी। यस और नो? तो यहां पर हमारा कितना आ गया? 64,000। ये प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट 15, इट इज 16 डेज। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वहां पर हम बैलेंस निकाले। ट्रांजैक्शन होती तो फिर हम उसे एक्सक्लूड कर देते। क्लियर? 64। अब क्रेडिट का टोटल कर दीजिए आप, कितना आता है आपका? इतना। और डेबिट का कितना आ रहा है? 244। अब उसने हमें क्या बोला था? क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट है वो 2% लेना है, तो 31,48,000 क्रेडिट, मतलब जो हमारा बैलेंस बैंक पे पड़ा हुआ था, 2% इंटू 1/365, तो आप इंटरेस्ट निकालिए, यही आ रहा होगा इस पे। सेम वे डेबिट पे उसने बोला था 5% चार्ज करेंगे, 33.42। नेट करक्स में भी देखा जाए तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा 139.07 का, और बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करिए, देखिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट में लिखा हुआ है 140 रुपये। ऑलरेडी हमारा 4,000 का डेबिट बैलेंस था, 140 रुपये में इंटरेस्ट मिला, तो हमारा बैलेंस कितना रह गया अब? 3860 का डेबिट। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा 3860 रुपये, और अगली बार के लिए वो क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। बहुत आसान है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, डेज कैसे निकालने, और लास्ट में हमें जो ड्यू डेट है उसको भी इंक्लूड करना है। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई। अकाउंट करंट इसके साथ ओवर होता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक नंबर ऑफ डेज निकालने का इपोक मेथड आएगा, उसे देखने की ज़रूरत नहीं, खामा का कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। चाहे आप उसे फॉरवर्ड तरीके से निकालें इपोक से, कोई इसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए अपनी बुक के, कोई किसी में दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच।